हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज में। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय संविधान। साथियों, यह है लेक्चर नंबर 2। पहले जैसे लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया आपको, हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से संविधान का निर्माण होता है, संविधान को कौन चलाता है, संविधान होता क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रणाली है जो संविधान को चलाने में हमारी सहायता करती है। साथियों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आपने तीनों जानी। अगर नहीं देखा है आपने तो जरूर देखिए साथियों, शुरू से फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको नोट्स भी बनाने हैं। आज हम बात करेंगे, हम पिछले लेक्चर में पहुंच गए थे साथियों एम एन रॉय साहब पर, यानी जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। उन्होंने साथियों 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से यह कहा था कि भाई संविधान सभा के द्वारा आप संविधान का निर्माण करवाएं। ये आपने पिछले अंक में पढ़ लिया था साथियों। हम उसके आगे आज शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि यह लेक्चर नंबर 2, तो हम 1934 में पहुंचे थे। अब उन्होंने कह तो दिया था कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा संविधान जो है औपचारिक रूप से बनाया जाए, लेकिन साथियों किसी को पता नहीं थी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए। प्रॉब्लम यही थी सबके सामने कि अब संविधान सभा कैसे बनाई जाए। तो बात 1938 की है दोस्तों। आप छोटा सा आपको रिकॉल करा देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। आप जानते हैं यह है लेक्चर नंबर 2 और हम बात कर रहे हैं 1934 की साथियों। 1934 में एम एन रॉय जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, औपचारिक रूप से ये बोल दिया था, यानी औपचारिक रूप से उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करवाइए, संविधान का निर्माण कराएं, निर्माण कराएं। ये हम पिछले अंक में यहां तक पढ़ चुके थे दोस्तों। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे और हम बढ़ जाते हैं डायरेक्ट के ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ये बताया कि संविधान सभा कैसे बननी चाहिए। तो संविधान सभा बनने के लिए बात है सन 1938 की साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1938 में जवाहरलाल नेहरू नाम के एक शख्स सामने आए और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। इस चीज को आप लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइजी होती क्या चीज है। साथियों, आप लिखेंगे जरा एक बार कि बात 1938 की है, जब जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने वयस्क वयस्क मताधिकार मताधिकार के आधार पर संविधान सभा संविधान सभा के गठन की मांग की मांग की। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं साथियों, जैसा आप जानते हैं, मैं तो ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है दोस्तों। मैंने अंग्रेजी माध्यम में ये सारी शिक्षा ली हुई है। अब बीइंग एन इंजीनियर होने के नाते मैंने ये सारी चीजें हिंदी में पढ़ी है साथियों, आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जब मैं इतनी मेहनत करके इनको हिंदी में पढ़ सकता हूं दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। मेरी आपसे ये विनती है, आप अच्छे से नोट्स बनाएं और बहुत मेहनत करें, आपका एग्जाम निकल जाएगा साथियों। तो बात करता हूं 1938 की दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार पर अडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए। अब हम समझते हैं, आप महज समझते होंगे दोस्तों कि अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, उसको वोट देने का अधिकार है, वही होता है वयस्क मताधिकार। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वयस्क मताधिकार उस वक्त पे हुआ करता था कि जैसे मैं हूं, मैं मान लो टाटा बिरला टाइप का बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं, पैसे वाला हूं, तो मेरे पास भी एक ही वोट का अधिकार रहेगा साथियों। और मान लो कोई बहुत ही गरीब आदमी है जो गांव का है, खेती करता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास भी एक ही वोट देने का अधिकार रहेगा। इसी को बोलते हैं हम वयस्क मताधिकार। और इसी के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरीके से वोटिंग करा के ही संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं आपको वयस्क मताधिकार का मतलब समझ में आ गया होगा, इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं। दोस्तों, बात करते हैं 1939 की। आप सब लोग इस चीज से वाकिफ होंगे कि 1939 में शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
अंग्रेजों की हवा टाइट थी साथियों। जर्मनी में हिटलर और जापान ने मिलकर इन दोनों ने इसकी हवा टाइट कर दी थी, ये इनके पैर उखड़ने लग गए थे। तो इनको भारत के लोगों की जरूरत थी, हमारे सैनिकों की जरूरत थी साथियों। इन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि भाई हमारे हमारा जो है साथ दीजिए आप द्वितीय विश्व युद्ध में, और फिर आपको हम जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा आपको संविधान बनाने की अनुमति दे दी जाएगी, आप संविधान बना लेना। तो ये एक लॉलीपॉप इन्होंने दिया था साथियों, जिसको कहते हैं हम अगस्त ऑफर करके, यानी अगस्त 1940 में ये ऑफर, इसको आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही हमारे नोट्स होते हैं, आप लिखो इसको एक बार साथियों, लिखो। अगस्त अगस्त 1940 में ब्रिटिश, कुछ कुछ चीजें मैं ऐसे लिख दूंगा, उसको वो मत करना। ब्रिटिश शासन जो था साथियों के द्वारा भारतीयों को भारतीयों को संविधान निर्माण की मांग को टेम्पररी, एक टेम्पररी आश्वासन दे दिया। ये अस्थाई नहीं था, ये साथियों स्थायी नहीं था, ये अस्थाई था, यानी एक तरह से आप कह सकते हो अस्थाई मंजूरी दे दी गई, यानी एक टेम्पररी अलाउड कर दिया कि भाई आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संविधान को बना लेना। ये एक ऑफर था साथियों। अब लोगों ने क्या किया, चलता गया मामला, लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े बहुत लोग साथ आ गए, कुछ ने सपोर्ट किया कुछ ने नहीं किया। अब आप समझते होंगे कि एक बार हवा चली थी 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया और अंग्रेजों को लगा कि अब हमारी दाल यहां गलने वाली है नहीं। तो साथियों दूसरे लॉलीपॉप के रूप में एक और चीज आई और उसका नाम था क्रिप्स मिशन। आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे, जिसको महात्मा गांधी जी ने आउटडेटेड चेक करके निरस्त कर दिया था, बेकार करार दे दिया था कि ये इसकी तो डेट निकल गई, इस चेक का हम क्या करें। आउटडेटेड चेक, यानी जो मांग हमने 1928 में की थी तुम 1942 में लेके आ रहे हो उसको, इसलिए उसका इतना महत्व नहीं था। लेकिन वो लॉलीपॉप इन्होंने दिया और फिर इनको पता चली कि अब नहीं, अब नहीं होगा सिस्टम सेट। तब इन्होंने 1942 में क्या किया, इसी जो 1940 वाली अस्थायी मांग थी उसको स्थायी रूप से यानी परमानेंटली मंजूरी दे दी। इस चीज को भी आप लिख लीजिए, ये भी आपके नोट्स में काम आएगी साथियों। इसमें क्या था, 1942 में जो स्टेफर्ड क्रिप्स आया था, क्रिप्स ही लिख लो आप डायरेक्ट, 1942 में क्रिप्स मिशन में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को भारतीयों को संविधान निर्माण संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी, पूर्ण यानी परमानेंट मंजूरी मंजूरी प्रदान कर दी। मैं समझता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा साथियों कि फिर क्या हुआ, 1942 में इन्होंने परमानेंटली इस मांग को मान लिया कि भाई हम आपको वायदा करते हैं, आप हमारा साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध को खत्म होते ही हम आपको क्या करेंगे, पूर्ण मंजूरी दे, वो पूर्ण आपका संविधान में आपका साथ देंगे, हम पूर्ण मंजूरी देते हैं, परमानेंट आपको आश्वासन देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि आप संविधान बना लेना। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे और आपको बता देता हूं फिर क्या हुआ। बात 1946 की है। इस क्रिप्स मिशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जैसे कि क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे। कुछ क्रिप्स मिशन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो संविधान सभा से भी रिलेटेड हैं, जो आपको याद रखने हैं, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जामों में या वनडे एग्जाम्स में। मैं आपको एक एक चीज मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं, बस विश्वास रखिए आप। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्रिप्स मिशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे हम कैबिनेट मिशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने पहली बार ऐसा किया साथियों कि अंग्रेजों ने पहली बार हमारी कोई बात मानी, वो समझ गए कि ये नेता बहुत खतरनाक है, हमने विश्वास दिला दिया है कि भाई आपका संविधान बनेगा, अब अगर हम बात नहीं मानते हैं तो ये हमको कूट भी देंगे यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने पहली बार बात मानी साथियों, और उन्होंने 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के थ्रू वो हमको संविधान के लिए राजी कर लेते हैं कि भाई संविधान सभा बनाई जाए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आप एक चीज लिख लीजिए, एक चीज लिखिए आप साथियों, और इस पर लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखाने जा रहा हूं साथियों। यहां लिखेंगे आप 1946,
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन हिंदी में भी लिख सकते हो, योजना, ये जो कमीशन था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान संविधान सभा का गठन किया गया, सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा में भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझता हूं मैं इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, उसके द्वारा पहले संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा ने फिर हमारे संविधान का निर्माण किया। साथियों, मैं समझता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं और वो है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। इसमें जो ये जो कैबिनेट मिशन था, क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्रिप्स मिशन में कितने आदमी थे, कितने आदमी आए थे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं संविधान सभा जब बन गई कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत, तो उसमें कितने आदमी थे। ये हमको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ये चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं। चलो अब एक चीज आप लिख लो पहले, जैसे मान लो आपसे किसी ने एक चीज पूछ लिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपको ये पता रहना चाहिए जो मैंने अभी ये लिखा है ना, ये इसमें आपको एक चीज पता रहनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि भारत में व्यवहारिक रूप से संविधान सभा को मंजूरी देना किस योजना के अंतर्गत किया गया। अब मान लो आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, एक क्रिप्स मिशन दे दिया, एक अगस्त ऑफर दे दिया, एक क्विट इंडिया मूवमेंट दे दिया, एक कैबिनेट मिशन दे दिया, तो आपको क्या छांटना है, आपको डायरेक्ट निशान लगाना है कैबिनेट मिशन पर। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत में व्यवहारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। बात समझ गए? संविधान सभा किसके अंतर्गत बनी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब हम बढ़ते हैं आगे साथियों और देख लेते हैं कि हमें कैबिनेट मिशन का संविधान से क्या संबंधित है। यानी 24 मार्च, ध्यान रखनी है ये डेट, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था साथियों, कैबिनेट मिशन भारत में आया था तथा इसमें कौन सदस्य थे, ये बताओ मुझे, इसमें कौन सदस्य थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, आप इस चीज को नोट कर लो, ये अपने नोट्स में बनाएंगे कि इसमें सबसे पहले सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे साथियों, ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें 3 सदस्य थे, आपको ये भी बता दूंगा उनको याद कैसे रखना है। ठीक है, एक तो क्रिप्सी थे जो आए थे 1942 में, एक पैथिक, आप नाम लिख लो साथियों, नाम लिख लो। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगर आपको पूरे नाम याद नहीं रहते हैं तो आप लास्ट वाला ये चीज याद रखना। और एक चीज याद रखनी है, जो प्रेसिडेंट थे यानी जो अध्यक्ष थे इस मिशन के, कैबिनेट मिशन के, वो यही थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वो था बंदा जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था साथियों, ये दूसरा बंदा था इसमें, दूसरा। तीसरा लिखेंगे दोस्तों ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ये तीसरा बंदा था। ये 3 लोग आए थे लेके कैबिनेट मिशन साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूरा याद नहीं रहता तो लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। इनके दौरान क्या हुआ दोस्तों, यहां लिखेंगे जो कैबिनेट मिशन के बारे में, जो कैबिनेट मिशन ने जो जो बातें निर्धारित की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी एक आदमी एक वोट। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि ये सारी बातें नकार दी, ये सारी बातें नकार दी कैबिनेट मिशन ने। यानी हमको संविधान सभा तो बनवा दी लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी साथियों, हमारी सारी बातें खत्म कर दी। चलो देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी बात थी। जैसे जो वयस्क मताधिकार वाली बात थी, वयस्क मताधिकार का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इसको कैंसिल कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो साथियों, यहां पर क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना में क्या हुआ था, इन्होंने एक चीज कही थी, उन्होंने कही थी एक आदमी एक वोट। यानी देखो यहां जवाहरलाल नेहरू की देखो आप,
इसको कंपैरिजन करवा देता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक होना चाहिए अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने, कैबिनेट मिशन ने इस बात को नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, जब अडल्ट फ्रेंचाइज रहेगी, वयस्क मताधिकार रहेगा, तो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जिससे जो लोग निर्वाचित होकर आएंगे, चुनकर आएंगे, उनको ही हम संविधान सभा का मेंबर बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज कैबिनेट मिशन ने नहीं मानी साथियों, और उन्होंने डायरेक्ट जो इलेक्शन जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उसको क्रॉस कर दिया। और इन्होंने क्या किया, अब देखो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या किया वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, आप लिख लेना ये चीजें, क्योंकि यही आपके काम आनी है साथियों, रिवीजन के टाइम पर और कॉन्सेप्ट बनाने के टाइम पर। देखो लिखो, कैबिनेट मिशन ने क्या किया अपनी योजना के अंतर्गत। सबसे पहले उन्होंने किया कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो चुनाव होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। कैसे होंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट चुनाव होंगे, जैसे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने कहा इनडायरेक्ट चुनाव होंगे। जो देश में प्रांतों के जो प्रतिनिधि होंगे, यानी देखो आपको एक चीज और याद रखनी है कि संविधान सभा में कितने लोग थे, यानी कितने लोग, कितने प्रतिनिधि थे। तो इसमें एक डायरेक्ट आप याद रखना इसको, संविधान सभा को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। इसमें साथियों 389 लोगों की बात थी, यानी 389। ये फिगर आपको याद कर लेना है, इसको दिमाग में रख लो यहां पर कि बात आती है संविधान सभा की, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा संविधान सभा में कितने लोग थे, 389, 389। अब इन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ये कैबिनेट मिशन ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो वोटिंग होगी, वो जो प्रांत होंगे, जो अलग अलग प्रोविंसेस होंगी, वहां के जो प्रतिनिधि होंगे वो वोट करेंगे और उन्हीं के आधार पर संविधान सभा का मेंबर बनाया जाएगा, संविधान सभा का सदस्य कोई बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लिख लो, ये जरूरी है आपके लिए। अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और जो प्रांतों के लोग होंगे, यानी प्रांतों के जो प्रतिनिधि होंगे, प्रांतों के प्रतिनिधियों द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। ये एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। अब दूसरी चीज देखो, अब इसमें उन्होंने ये कहा था कि जब ये निर्वाचित किए जाएंगे, मान लो 389 लोग हैं संविधान सभा में, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किस किस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो अंग्रेजों ने, जो कैबिनेट मिशन था, उसने क्या क्या प्लान बनाया साथियों। उन्होंने कहा इनमें से जो 292 लोग होंगे वो डायरेक्ट प्रांतों से होंगे। प्रांत मतलब राज्य, और वो कहां के राज्य होंगे, जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्न है, यानी जहां पर ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं उन प्रांतों में, वहां से 292 मेंबर्स चुने जाएंगे। इसके बाद 93 मेंबर्स जो है वो चुने जाएंगे देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से, यहां जहां पर राजे महाराजे काम कर रहे थे साथियों, वो प्रतिनिधि देसी रियासतों के 93 लोग यहां से चुने जाएंगे। और 4 लोग चुने जाएंगे चीफ चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी इलाका। जैसे आज की तारीख में यूनियन टेरिटरीज है ना, वैसे उस समय पर 4 चीफ कमिश्नरी इलाके हुआ करते थे साथियों। एक तो अपना दिल्ली, एक अजमेर का मेरवाड़, एक कुर्ग था कर्नाटक का, और एक था बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में है। ये 4 एरिया थे उस वक्त के जो चीफ कमिश्नरी एरिया कहलाते थे। उन्होंने कहा था कि 292 जो लोग हैं वो चुने जाएंगे ब्रिटिश गवर्नड प्रांतों से, और 93 लोग जो होंगे वो देसी रियासतों से होंगे जहां राजे महाराजे हैं, और 4 लोग होंगे साथियों चीफ कमिश्नरी एरिया से, यानी जहां पर यूनियन टेरिटरी टाइप का शासन था। इस तरीके से इनको बांटा गया और ये 389 लोगों को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। इतनी बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर समझ गए तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा, फिर हमको बार बार इसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक चीज और, ये मैंने आप, चलो इसको लिखा देता हूं वरना आप भूल जाएंगे साथियों। जैसे मैंने अभी आपको लिखाया कि 292 जो थे
वो ब्रिटिश गवर्नड प्रांत थे, यानी जो ब्रिटिश इंडिया जहां पर राज कर रही थी वहां के प्रोविंसेस थे, प्रांत थे। ठीक है। फिर उसके बाद 93 जो थे वो देसी रियासतें थी। क्या थी? देसी रियासतें, यानी वहां से चुने जाएंगे लोग। और उसके बाद साथियों जो चार जो थे हमारे, वो क्या थे? चीफ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरी टाइप के जो क्षेत्र थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इनको लिखा देता हूं आपको, फिर आप भूल जाए कहीं। पहला साथियों दिल्ली। ये नोट्स बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बार इनमें टाइम लगता है लेकिन एक बार बन जाते हैं तो फिर जिंदगी भर के लिए आप जब तक एग्जाम देंगे किसी को पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे आप फ्री रहते हैं साथियों। दूसरा है दोस्तों अजमेर, अजमेर यानी मेरवाड़। तीसरा है साथियों कुर्ग, कुर्ग का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा है दोस्तों बलूचिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान। ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और कही थी दोस्तों, इन लोगों ने कहा था कि एक जो प्रतिनिधि होगा, यानी लिख लो इस चीज को, एक जो प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि होगा यानी एक व्यक्ति जो होगा वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि करेगा और उसको हम चुनकर संविधान सभा में बैठा देंगे, ऐसी बात कही गई थी साथियों। आगे एक चीज और देख लो, एक चीज और क्लियर कर दी उन्होंने कि जो देसी रियासतें होंगी 93, यानी टोटल इलेक्शन हो गए 296, इन जगहों से निर्वाचित किए जाएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप कहेंगे सर जब 389 लोग हैं तो निर्वाचन 296 लोगों का क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि साथियों अंग्रेज चालाक थे। 296 मतलब 292 तो वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नड प्रोविंसेस थी, और 4 वो लोग जो चीफ कमिश्नरी थे, यानी चीफ कमिश्नरी जो एरिया थे साथियों, वहां से 4 लोग, तो कितने हो गए? 296। बस चुनाव इन्हीं के होने थे। जो देसी रियासतें थी, जो 93 देसी रियासतें थी, उन्होंने कह दिया था वहां से डायरेक्ट वो जो राजे महाराजे होंगे वो अपना प्रतिनिधि मनोनीत करके, यानी जैसे आजकल राज्यसभा में मनोनीत नहीं करते, आर्ट कला क्षेत्र स्पोर्ट्स इनके क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत करके डायरेक्ट सांसद बना के भेज देते हैं, वैसे उन्होंने कहा जो देसी रियासतें हैं वहां कोई चुनाव नहीं होगा, वहां से डायरेक्ट वो लोग मनोनीत करके इधर भेज दिए जाएंगे। समझ गए? तो ये 2-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। बस एक चीज तो याद रखना कि 389, यानी संविधान सभा के मेंबरों की संख्या 389 साथियों, ध्यान रखना है। बस ये 2-4 चीजें हैं जो आपको मतलब काम आने वाली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सब कुछ हो गया, इतने लोग तैयार हो गए साथियों, फिर इनके चुनाव हुए। और जब चुनाव हुए जुलाई, ध्यान रखना, चुनाव हुए जुलाई 296 सीटों पर, जुलाई 1946 में जब चुनाव होने लगा साथियों, तो मुस्लिम लीग तो बन चुकी थी। मुस्लिम लीग को यह था कि हम कांग्रेस को बहुत बड़ी पटखनी देंगे और हमारा वर्चस्व हो जाएगा संविधान सभा में, यानी संविधान सभा में हम इतने बड़े पैमाने पर आ जाएंगे कि जो चाहेंगे वो कानून फिर हम अपने हिसाब से रखेंगे। लेकिन इसका विपरीत हो गया साथियों, सारा खेल बिगड़ गया, सारा उल्टा हो गया कि जब चुनाव हुए और चुनावों के रिजल्ट आए साथियों, तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उसने सीटें पाई 208, जो मुस्लिम लीग थी उसने महज 73 सीटें जीती, और जो अदर्स थे यानी जो अन्य थे साथियों, उनको मिली 15 सीटें। कितनी? 15 सीटें। तो ये तो कोई आसपास भी नहीं था कांग्रेस के, दूर दूर तक कोई नहीं था कांग्रेस के, इतनी सीटें जीतनी साथियों उन्होंने। फिर क्या था? फिर ये हुआ कि उन्होंने, जो मुस्लिम लीग थी उनको पता चला कि यार हम तो मात्र 70-73 पे सिमट गए, अगर अब हम संविधान सभा में मेंबरशिप करते हैं तो हम हमेशा कांग्रेस से दब के रहेंगे, हमारा जुलूस निकाल देंगे ये लोग। इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और कह दी, देखो इधर देखो, उन्होंने कह दी मैं नहीं मानता इस संविधान सभा को, मैं नहीं मानता इस संविधान सभा को, हमारा अलग देश होगा, उस देश की एक संविधान सभा अलग बनेगी और वहां पर हमारे लोग नियम कानून बनाएंगे। ऐसी घिनौनी और घृणित बात कर दी मुस्लिम लीग ने साथियों, जब उनको पता चला कि हमारी दाल यहां गली नहीं। चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं आगे क्या हुआ। आपको बहुत ध्यान से ये लेक्चर लेना है, ये थोड़ा बहुत लंबा हो जाए तो एडजस्ट करना, आगे से फिर हम छोटा कर देंगे। ठीक है। देखो साथियों क्या हुआ, अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो आपके काम आने वाली है। जैसे मैं आपको लिखवा देता हूं, ध्यान रखना है कि 26 नवंबर
सबसे इंपॉर्टेंट डेट 26 नवंबर 1949। ये डेट आपको ऐसे याद रखनी है जैसे आप अपना बर्थडे याद रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? भारतीय संविधान भारतीय संविधान का निर्माण हो गया साथियों। भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया गया कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था साथियों। अगर कोई पूछता है कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का निर्माण कब किया गया, तो आपको डायरेक्ट डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1949। याद हो गई होगी, 26 नवंबर 1949। साथियों एक चीज और लिखेंगे यहां पर कि जब जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया, उसी दिन, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। उसी दिन साथियों, उसी दिन संविधान पर सिग्नेचर हुए, हस्ताक्षर हुए। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर कौन सी तारीख को किए गए, तो कब किए गए? जिस दिन संविधान बना था, 26 नवंबर 1949। दूसरी बात पूछेंगे कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों के द्वारा यानी कितने सदस्यों के द्वारा किए गए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 284 सदस्य। ये घट गए थे, पहले 389, फिर 299 हुए, फिर 292 हुए। घटते घटते जो साइन हुए असली, वो 284 लोगों के साइन थे जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको डायरेक्ट अपने नोट्स में लिखने हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों, और देख लेते हैं। एक चीज समझ लो आप, वर्किंग प्रोसेस, यानी ये जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो वर्किंग प्रोसेस यानी कार्य प्रणाली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी, वर्किंग प्रोसेस थी, कार्य प्रणाली, उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत समझाइए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि संविधान सभा ने, वो पूछेंगे आपसे, रेडीमेड क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा ने कितनी बैठकें की, कितने सम्मेलन किए। समझ रहे हो साथियों, कितने सेशंस हुए, जैसे कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे ना, वैसे ही। तो संविधान सभा में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संविधान सभा ने 12 सेशंस किए थे, 165 बैठकें की थी, यानी 12 सेशंस एंड 165 सिटिंग्स। और ये सब क्या था, इसके अंतर्गत ही सारी कार्यप्रणाली चली थी। ये चीज आपको अपने नोट्स में लिखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखिए इसको। अपनी संविधान सभा द्वारा अपनी समस्त कार्य प्रणाली यानी वर्किंग प्रोसेस का संपादन कितनी बैठकें, 12 अधिवेशन, सेशंस, 12 अधिवेशन व 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न किया। मैं समझता हूं आपको इतना पता चल गया होगा कि संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी साथियों, उन्होंने 165 सिटिंग्स की और 12 सेशंस किए, 12 अधिवेशन, ये इसकी कार्यप्रणाली थी। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज है साथियों। एक बात आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है, यानी वैसे तो संविधान सभा ने बहुत बैठकें की साथियों, आपको अभी मैंने बताया कितनी, 165 बैठकें थी। लेकिन मोस्टली हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाने वाला है, वो मोस्टली 3 बैठकों से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा 3 बैठकों से। और यही आईएएस हो चाहे पीसीएस हो चाहे वनडे एग्जाम हो, हमेशा वो 3 बैठकें सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। जो 5 दिन के अंदर 3 बैठकें हो गई थी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर वाली बैठकें। हम तीनों का विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे और हम इस समस्या को समाप्त कर देंगे, वहां से क्वेश्चन हमसे बच के नहीं जाने वाला। सबसे पहले बात कर लेता हूं साथियों फर्स्ट सिटिंग की। कौन सी बात करूंगा? फर्स्ट सिटिंग यानी पहली पहली बैठक, प्रथम बैठक। कौन से दिन हुई थी प्रथम बैठक?
ये डेट आपको याद रखनी है जो वन डे एग्जाम वाले लोग हैं। 1946, 9 दिसंबर 1946। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ध्यान से सुनना है आपको साथियों, यही 3 बैठकें हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हीं को बना दिया गया अस्थायी रूप से, यानी टेम्परेरी जो है अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, बुजुर्ग थे। ये जो निर्वाचन था ये किसके द्वारा किया गया साथियों? ये निर्वाचन था, लिख लो इस चीज को, फिर आप भूल जाएंगे, और इसीलिए मैं लिखवा देता हूं इसको कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई सभापति कह लो या अध्यक्ष कह लो, बात एक ही होती है साथियों, सभापति निर्वाचित कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया। ये आपको याद रहे, ये डायरेक्ट रेडीमेडली पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के वो कौन थे, तो आपको याद रखना है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों एक व्यक्ति हुआ करते थे जेबी कृपलानी, वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जेबी कृपलानी जी ने इनके नाम को घोषणा करी कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जेबी कृपलानी जो थे, कृपलानी यानी आचार्य कृपलानी उनको कहते थे, आचार्य कृपलानी ने सबसे पहले कहा कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी वजह से वो पहली बार संविधान सभा में बोले थे, कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। और इसीलिए उनको संविधान का सबसे पहला वक्ता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है साथियों स्टेट सिविल सर्विसेज में कि संविधान का सबसे पहला वक्ता किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और नीचे दे दिया आचार्य कृपलानी। तो आंसर क्या होगा? आचार्य कृपलानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबसे पहले संविधान सभा में बोले और उन्होंने कहा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। इस चीज को आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या बोला था उन्होंने? लिखेंगे यहां पर आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी लिखें तो लिख लो, आचार्य कृपलानी के द्वारा इनके नाम का, किनके? सच्चिदानंद सिन्हा, इनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसीलिए आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम क्या? वक्ता माना जाता है। आचार्य कृपलानी को क्या माना जाता है? प्रथम वक्ता। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी दोस्तों, और आपको बताएंगी कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। यही तो होते हैं फंडामेंटल्स साथियों। ये आपको मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। अब आपसे नेक्स्ट बात कर लेता हूं, और नेक्स्ट बात करूंगा आपसे सेकंड सिटिंग की, यानी पहली सिटिंग में से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बात करता हूं सेकंड सिटिंग यानी दूसरी बैठक की। ये 3 बैठकों पर ही हम बात करेंगे। ये मेन जो है वो 3 बैठक हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन सी तारीख लिखेंगे? 11 दिसंबर 1946। इसको भी आप ऐसे याद कर लेंगे जैसे आप अपने बर्थडे को याद रखते हैं साथियों। किसको? अपने बर्थडे को। देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का, मैं थोड़ा संविधान को शॉर्ट कर देता हूं, लंबा हो जाता है, संविधान सभा का अध्यक्ष। कैसा अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष। साथियों ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया। अब आप एक बात याद रखना कि दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया संविधान सभा का, 11 दिसंबर को, जस्ट 2 दिन बाद। ठीक है। अब वहां पे क्या था साथियों
कि ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया का नेतृत्व। अब वहां पर कोई व्यक्ति, बंगाल इतना बड़ा स्टेट था, यानी पूरे एक तरह से जो ईस्ट वाला इलाका है उसका प्रतिनिधित्व करता था, तो वहां से एक व्यक्ति लेना था। तो H.C. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी एक व्यक्ति थे, उनको संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। बहुत ध्यान से याद रखनी है ये चीजें, मैं लिखवा भी दूंगा इसको। H.C. मुखर्जी वेस्ट बंगाल के थे, तो उनको संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष बना दिया गया। और फिर उसके बाद साउथ इंडिया बच जाता था, दक्षिणी भारत, वहां का नेतृत्व कौन करे? तो दक्षिणी भारत से उठाया गया टीवी कृष्णामाचारी। टीवी कृष्णामाचारी को उठाया गया साथियों, और उनको बना दिया गया दूसरा उपाध्यक्ष। ये चीज आप लिख लो, फिर वरना आप वो कर दोगे, मतलब भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, आप राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। यहां लिखो, अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पहली संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? तो कितने थे? दो। दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे साथियों, ये आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी जो वेस्ट बंगाल से थे, उनको बनाया गया उपाध्यक्ष। और साउथ इंडिया से लिया गया V.T. कृष्णामाचारी, V.T. कृष्णामाचारी, ठीक है, इनको लिया गया साउथ इंडिया से, और इनको भी क्या बना दिया गया? इनको भी उपाध्यक्ष बना दिया गया साथियों। इससे बाहर क्वेश्चन दूसरी बैठक से नहीं जाएगा, इसलिए मैंने सारे इसके जितने भी पहलू थे वो सब कवर कर लिए। अब बढ़ जाते हैं बिना संकोच के तीसरी बैठक पर, कि तीसरी बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखते हैं साथियों तीसरी बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां लिखो थर्ड, थर्ड यानी तीसरी बैठक कब हुई साथियों? फिर वही 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946। और इसको भी आपको कैसे याद रखना है? अपने बर्थडे की तरह ही इसको भी याद आपको रखना है साथियों। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसमें एक चीज बताओ, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आई दोस्तों। इसमें जो लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू नाम के जो व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में एक उद्देश्य पत्रिका प्रस्ताव रखा, यानी एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं साथियों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये रखा गया तीसरी बैठक में, यानी 13 दिसंबर 1946 में। और यही उद्देश्य इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखेंगे आप नोट करके साथियों कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। साथियों एक चीज बता देता हूं आपको, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू नाम के शख्स ने एक प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यू कैन से दैट वाज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी मान लिया गया। एंड दैट सेम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज करेंटली रनिंग एज प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भारत के आज के संविधान में भारत के संविधान की प्रस्तावना के तौर पर चलता जा रहा है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के आदर्शों की अभिव्यक्ति को बताता है साथियों। ये इसका मेन सार था, यानी वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, वो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में काम कर रहा है। और ये क्या बताता है? ये बताता है संविधान निर्माताओं के आदर्शों की अभिव्यक्ति को बताता है कि उन्होंने किन आदर्शों के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ये हमारा तीसरा लेक्चर था साथियों। इस लाइन को आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा देता हूं कि वही उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्ताव कौन सा? जवाहरलाल नेहरू वाला। आज के वर्तमान संविधान में प्रस्तावना के तौर पर रखा गया है जो संविधान निर्माताओं या निर्माणकर्ताओं की आदर्शों की अभिव्यक्ति को बताता है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। साथियों थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। आपसे मिलूंगा अगले अंक में यानी लेक्चर नंबर 3 में, और वहां हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, और ऐसे ही आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट और सारे डाउट्स आपके डिस्ट्रॉय कर देंगे भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। Thank you very much. Thanks a lot for watching this video. My dear friends, if you like the video, hit the like button, subscribe our channel and stay tuned. पूरे कोर्स को आप इस पर लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।